तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है प्राचीन इतिहास का मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चैप्टर वाइज अपलोड है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग सभी चैप्टर वाइज आप लोग वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे, मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का उत्कर्ष कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि महाजनपद काल कितने थे। महाजनपद की संख्या कितनी थे? 16 महाजनपद की संख्या थे। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। और उसमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह कौन था? मगध। मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, ठीक है। क्योंकि इसका स्थान कहाँ पर है? आज का बिहार के पटना और गया जिला जो क्षेत्र आते हैं, उसी में एक समय मगध महाजनपद हुआ करता था। और वह जो क्षेत्र था वह सभी चीज़ों से भरपूर था। उस क्षेत्र में काफ़ी हाथी पाए जाते थे, जिसका उपयोग युद्ध के लिए करते थे। वहाँ पर खनिज संपदा से भरपूर था। वह गंगा, सोन नदी, गंडक नदी का संगम है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर सभी भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। वहाँ के जितने भी शासक हुए सभी शक्तिशाली शासक हुए, जिस कारण से 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में कौन हुआ? मगध हुआ। तो मगध क्या किया, जो छोटे छोटे महाजनपद हुआ उसको भी अपने में मिलाने का प्रयास किया, और मिला करके और फिर क्या हो गया कि भारत में एक अखंड मतलब राज्य के रूप में उभरा, जिसका नाम था मगध, ठीक है। तो चले हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जब बौद्ध धर्म जब नहीं था, यानी कि बौद्ध धर्म से पूर्व मगध पर, ठीक है, मगध पर एक प्राचीन राजवंश हुआ करता था। और उसके राजा कौन था? उसके राजा था बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ राजा थे। और उनका जो पुत्र हुआ जिसका नाम था जरासंध, ठीक है। ये भी मगध में ही प्राचीन वंश में राजा थे, ठीक है, बृहद्रथ और जरासंध। लेकिन क्या होते हैं कि इनके बाद एक यहाँ पर एक नए वंश का प्रारंभ होता है, जिसका नाम होता है हर्यक वंश। तो इसमें मगध में 3 वंश आया है। एक हर्यक वंश आएगा, एक शिशुनाग वंश आएगा, और फिर उसके बाद आपका नंद वंश आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखने का प्रयास करेंगे कि यदि क्वेश्चन पूछेगा कि मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। लेकिन पूछेगा मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा उसका था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार, है ना, बिंबिसार। ये वास्तविक संस्थापक, मगध के सबसे वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। क्यों? बिंबिसार जो था, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना करता है। और ये जो था बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि बौद्ध धर्म को ये मानने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने क्या करते हैं, देखिए, इन्होंने जब मगध के राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उन्होंने राजधानी कहाँ बनाते हैं? राजगृह, ठीक है। जब बृहद्रथ था तो उस समय यही राजगृह का नाम क्या था? गिरिवज्र था, गिरिवज्र, ठीक है, गिरिवज्र। अब जब मगध की गद्दी पर हर्यक वंश की स्थापना होता है और उसके शासक बिंबिसार होते हैं, तो उन्होंने राजधानी राजगिरी बनाता है, जो पटना में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मगध की गद्दी पर कौन बैठता है? बिंबिसार बैठता है। तो बिंबिसार के जस्ट यानी कि मगध के पास में कौन है? यहाँ पर वजी है, और यहाँ पर कौन है? अंग है। तो इनको भी जो है अपने पास में यानी कि मगध में मिलाने का प्रयास करते हैं। तो और यहाँ पर इन्होंने क्या करते हैं, देखिए, मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने क्या करता है, सबसे पहले देखिए अंग का शासक का नाम था ब्रह्मदत्त। अंग के शासक का नाम था ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को उन्होंने हरा करके और मगध में मिला लेते हैं, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम इन्होंने क्या करते हैं? दूसरा काम इन्होंने करते हैं शादी, यानी इन्होंने 3 जगह शादी किया था। 3 स्त्रियों से इन्होंने शादी किया। अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए इन्होंने 3 शादियाँ किया था। ऐसे इसके बुक में लिखा हुआ है कि इसके 500 पत्नी थी, ठीक है, करीबन 500 पत्नी थी। लेकिन मूलतः इसको इतिहास में 3 पत्नी का जिक्र किया गया है। पहला इसका पत्नी का नाम क्या था? महाकोसला। तो इन्होंने यानी मगध का जो बिंबिसार यानी कि बिंबिसार जो थे हर्यक वंश का, तो उन्होंने सबसे पहला शादी किससे करता है? कौशल राज्य का। यहाँ पर कौशल राज्य है, तो कौशल राज्य का एक राजकुमारी था जिसका नाम था महाकोसला। तो महाकोसला से इन्होंने सबसे पहले शादी करता है,
ठीक है। तो महाकोशला से जब शादी कर लिया तो कोसल राज्य भी क्या हो गया, मगध में आ गया, ठीक है। दूसरा इन्होंने वैशाली, ठीक है, वैशाली में एक इसका चेटक की पुत्री था जिसका नाम था चेलना। क्या नाम था, चेलना, चेलना। तो चेलना से भी शादी कर लिया, यानी वैशाली में, यानी वजी की राजधानी कहाँ था, वैशाली, यानी वजी का राजधानी वैशाली, वैशाली में चेटक की पुत्री जिसका नाम था चेलना, तो उससे शादी कर लिया। तो ये भी हो गया मगध में, ठीक है, इसके अंतर्गत आ गया। और कहाँ शादी करता है, और एक करता है पंजाब, यानी मध्य प्रदेश में करता है, यानी पंजाब के किनारे है, ठीक है। तो उसमें एक राजकुमारी था जिसका नाम था छेमा से शादी कर लेता है। और अंग का जो शासक था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, उसको हरा करके, युद्ध में हरा करके उसको अपने में मिला लेता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले विवाह के माध्यम से 3 गो क्षेत्र पर कब्जा किया और एक को युद्ध में हरा करके जो है अंग को पराजित करके और मगध में मिला लिया। तो जब मिला लिया तो ये क्या हो गया, काफ़ी शक्तिशाली हो गया, यानी मगध जो हो गया इसका क्षेत्र क्या हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। इन्होंने 3 शादी किया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेम करता था वो किससे करता था, चेलना से करता था। और चेलना से ही उसका पुत्र जिसका नाम होता है अजातशत्रु, जो अगला शासक बनेगा, अजातशत्रु क्या होता है, बिंबिसार के बाद में, यानी हर्यक वंश का दूसरा शासक जो बनता है बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु बनता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था, तो चेलना, जिसका नाम, जो वैशाली में जो शादी किया था चेटक के पुत्री चेलना से जो शादी किया था, उसी से क्या होता है, अजातशत्रु का जन्म होता है, यानी, और वो जो होता है बिंबिसार के बाद में शासक बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसका साम्राज्य के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, देखिए ये क्या था, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखिए यह बुद्ध काल और परवर्ती काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। मैं बता दिया हूँ, मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे समृद्ध जनपद में से, महाजनपद में से एक था। मगध साम्राज्य भारत के 16 जनपदों में से क्या है, एक है और सबसे शक्तिशाली भी है। इसकी स्थिति क्या है, मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में है, दक्षिण बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिला शामिल है। अभी का पटना और गया जिला जो है उसमें क्या कभी महाजनपद में मगध महाजनपद हुआ करता था। और इसकी राजधानी जो था गिरिवज्र था, जिसका बाद में क्या हो गया, राजगिरी बन गया। और उसके किनारे कितना है, 5 पहाड़ियों से वो घिरा हुआ है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदर्थ और जरासंध यहाँ का प्रतिष्ठित राजा हुआ करते थे। हमने पहले बता दिया है कि यहाँ पर मगध में सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था वो था बृहदर्थ था, और उसका एक बेटा था जो जरासंध था। दोनों राजा के रूप में वहाँ पर रह चुके हैं मगध में, ठीक है। भौगोलिक स्थिति देखिए, मगध की जो सीमा है उत्तर भारत में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से लेकर के पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है, ठीक है। काफ़ी बड़ी क्षेत्र है, ठीक है। ये जो क्षेत्र था काफ़ी फेमस इसलिए था क्योंकि उपजाऊ मैदान था और कृषि में लोहा, नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र भी काफ़ी था, हाथी की उपलब्धता था, खनिज संपदा से भरपूर था, व्यापार की अनुकूल दशा था। प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे युद्ध के लिए जो हाथी का प्रयोग किया जाता था वो मगध से ही मंगाया जाता था, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल यहीं पर था, मगध में ही था। तो यहाँ पर जो जंगल से हाथियों को लाया जाता था और उसको जो है युद्ध के रूप में तैयार भी किया जाता था, ठीक है। तो ये काफ़ी एक सक्षम जो था महाजनपद का रूप में फेमस था। देखिए मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य यानी जिसका नाम था कोसल वत्स अवंती को मिला लिया। अभी हम बताएं कि कोसला से शादी कर लिया, ठीक है, वत्स अवंती को भी मिला लिया अपने राज्य में। इस प्रकार मगध का विस्तार जो हो गया अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है जिसे मगध का उत्कर्ष के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मगध राज्य के प्रमुख वंश। हम बता दिए हैं मगध पर 3 गो वंश का शासन होता है, पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। तो देखिए इसको पढ़ने के एक करके पहले पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश कब से कब तक चलता है, तो 544 ईसा पूर्व यानी BC से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चलता है। हर्यक वंश के संस्थापक यदि पूछ लिया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। इसीलिए इसको जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मतलब महाजनपद को मिलाने का प्रयास किया और काफ़ी शक्तिशाली शासक के रूप में साबित हुआ। और इन्होंने राजधानी बनाया था राजगिरी या फिर गिरिवज्र कर लीजिए या फिर उसको पाटलिपुत्र कर लीजिए, वही चीज़ है। यानी कि इसका राजधानी कहाँ था, राजगिरी था, याद रखिएगा, ठीक है, राजगिरी। इसका प्रमुख शासक क्या था, बिंबिसार।
बिंबिसार कब से कब तक शासन करता है? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यदि पूछेगा मगध साम्राज्य का सबसे प्रथम संस्थापक यदि पूछेगा तो आंसर हो जाएगा बृहदर्थ। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार। या हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार। इन्होंने क्या करता है? 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का बागडोर संभालता है। 15 साल की जब उम्र रहता है तभी ये मगध साम्राज्य का संस्थापक मतलब कि ये राजा बन जाते हैं। और बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया और इसके शासनकाल में मगध जो था विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसका अन्य नाम था श्रेनिक, जो जैन साहित्य में इसका नाम जो है श्रेनिक के नाम से इसका नाम दिया गया है, श्रेनिक। ठीक है, देखिए बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव, ठीक है, विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप और उसका विस्तार किया। हमने पहले बता दिया था कि उन्होंने 3 गो शादी किया था और 3 शादी करके उन्होंने क्या किया था? राज्य का विस्तार किया था। पहला देखिए उसका पत्नी का नाम क्या था? तो प्रथम पत्नी का नाम महाकोसला देवी था, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की कौन थी? बहन थी। इसके साथ दहेज में उसे काशी प्रदेश मिल गया था और 1 लाख का वार्षिक आय वहाँ से होता था। 1 साल में 1 लाख रुपया उसको टैक्स के रूप में मिलता था, यानी कि आय के इनकम होता था उसको काशी से। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा शादी कहाँ करता है? वैशाली में लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम था चेलना से या छलना से शादी करता है, जो जिससे क्या होता है? अजातशत्रु नाम का एक पुत्र उसको प्राप्त होता है, यानी जन्म होता है, याद रखिएगा। और इसी से सबसे ज़्यादा वो प्रेम करता था, चेलना से। ठीक है, तीसरी पत्नी का नाम था उसका क्षेमा, जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि बिंबिसार के 500 पत्नियाँ थी। ठीक है, लेकिन इतिहास में 3 पत्नी के बारे में जिक्र किया गया है, तो हम 3 पत्नी के बारे में जानेंगे अभी। बिंबिसार को वैवाहिक संबंध में बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत कर मगध में मिला लिया, क्योंकि अंग का राज्य का उसमें कौन था? शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। यानी ब्रह्मदत्त को हरा करके, किसको? ब्रह्मदत्त को हरा करके उसको अंग राज्य के शासक जिसका नाम था ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध में मिला लिया और अपने पुत्र जिसका नाम था क्या? अजातशत्रु को अंग का शासक बना देता है। अंग का जो शासक किसको बना देता है? अजातशत्रु को बना देता है। बिंबिसार ने अवंती का शासक, देखिए बिंबिसार ने क्या करता है? अब एक अवंती का शासक रहता है जिसका नाम रहता है चंड प्रगोत, है ना? चंड प्रगोत से दोस्ती कर लेता है, यानी मित्रता कर लेता है। और चंड प्रगोत क्या होते हैं? जब बीमार पड़ जाते हैं तो उसके इलाज के लिए अपना राजवेद जिसका नाम था जीवक को क्या करते हैं? उसके इलाज के लिए भेज देता है, ताकि वो क्या करना है? उससे अच्छा संबंध स्थापित करना चाह रहा है, अपने साम्राज्य को फैला रहा है। कौन? बिंबिसार। तो उसका अवंती का शासक चंड प्रगोत से दोस्ती कर लेता है और क्या करता है? और जब चंड प्रगोत जब बीमार हो जाता है तो अपना राजवेद जीवक को उसके इलाज के लिए भेज देता है, याद रखिएगा। बिंबिसार की हत्या लास्ट में कौन कर देता है? तो उसका बेटा ने ही कर देता है, जिसका नाम था अजातशत्रु, जिससे चेलना से जिसका बेटा जन्म हुआ था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने क्या कर देता है? बिंबिसार की हत्या कर देता है, नहीं अपने बाप का ही हत्या कर देता है। कब कर देता है? तो 492 BC में कर देता है। 492 BC यानी ईसा पूर्व में हत्या कर देता है। तो 492 BC में अब कौन बन जाएगा? अजातशत्रु जो होगा हर्यक वंश का दूसरा शासक बन जाएगा, याद रखिएगा। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन हो गया? अजातशत्रु। 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक चलेगा। देखिए अजातशत्रु जब क्या हो गया? पहले अंग का शासक था, अब ये हो गया हर्यक वंश का शासक हो गया। देखिए अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से, देखिए अब क्या होता है कि अजातशत्रु जैसे ही अपने बाप को मार देता है, नहीं बिंबिसार को मार देता है, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध करना पड़ता है उसको। ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत क्या करता है? अजातशत्रु पर क्या करता है? युद्ध कर देता है। और युद्ध करने से क्या होता है? प्रसेनजीत खुद ही हार जाता है। बाद में क्या होता है? दोनों में समझौता हो जाता है और समझौता हो जाने से क्या होता है? प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री जिसका नाम था वाजिरा का विवाह जो है अजातशत्रु से करा देता है। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने बाप को बिंबिसार को मारता है, इस कारण से उसको युद्ध करना पड़ता है। किसे? प्रसेनजीत से जब युद्ध करना पड़ता है तो प्रसेनजीत खुद ही हार जाता है और हार जाने के कारण से फिर समझौता हो जाता है। समझौता होने से क्या होता है? अपने पुत्री का, नहीं प्रसेनजीत का एक बेटी था जिसका नाम था वाजिरा, उसका विवाह जो है अजातशत्रु से
करवा दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, अजातशत्रु का उपनाम यानी कि उसका दूसरा नाम क्या था, कुनिक था। याद रखिएगा, अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुनिक था। और अजातशत्रु जो था जैन धर्म के मानने वाले थे, जैन धर्म के मतानुयायी थे, याद रखिएगा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का था, बौद्ध से बिंबिसार, बौद्ध से बौद्ध धर्म। और अजातशत्रु जो था जैन धर्म के मानने वाले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अजातशत्रु का लिच्छियों से युद्ध हुआ। देखिए अभी प्रसेनजीत से युद्ध कर लिया, वो क्षेत्र भी इसके अंडर में आ गया। अब लिच्छवी से, ठीक है, लिच्छवी से भी युद्ध किया, ठीक है। और अपने कूटनीतिक मित्र जिसका नाम था वर्षकार की सहायता से उसने लिच्छवियों को भी पराजित कर लिया। इस प्रकार उन्होंने काशी को भी और वैशाली दोनों को अपने अंग में मिला लेता है, ठीक है। उन्हें अपने अंग में क्या करता है, मिला लेता है, याद रखिएगा। अजातशत्रु के समय में ही राजगिरी सप्त पर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, हम बौद्ध धर्म में बताए थे कि 4 गो बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें से पहला जो बौद्ध संगति हुआ था किसके समय पर हुआ था, याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। वो किस स्थान पर किया गया था, तो राजगिरी में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है, अजातशत्रु के समय पर राजगिरी में सप्तपर्णी जो गुफा है वहाँ पर पहला बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। पहला बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है कि उन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया था। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु भी को भी कौन मार देता है, उसका बेटा रहता है जिसका नाम रहता है उदयन, ठीक है। उदयन जो वजीरा के साथ शादी किया था तो उसका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था उदयन। और उदयन ने क्या करता है, फिर अपना बाप को मार देगा जिसका नाम रहेगा क्या, अजातशत्रु। देखिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा था कि जैसे अजातशत्रु ने अपना बेटा को मार दिया, अजातशत्रु ने अपने बाप को मार दिया बिंबिसार को, ठीक है। इस प्रकार से फिर क्या हो गया, उदयन आया, उदयन ने क्या कर दिया, अपने बाप को मार दिया जिसका नाम था अजातशत्रु, ठीक है, अपने बाप को मार दिया। इसीलिए हर्यक वंश को हम लोग क्या कहते हैं, पितृहत्या वंश कहते हैं। इसको हम लोग पितृहिंता वंश भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पितृहिंता वंश भी कहा जाता है, मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश कहा जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अपने पिता को ही मार करके और गद्दी पर बैठ जा रहा है। देखिए उदयन भी क्या किया, अपना बाप जिसका नाम रहता है अजातशत्रु को मार करके गद्दी पर क्या हो गया, बैठ गया। अब देखिए क्या करेगा, तो उदयन ने, देखिए पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर है, इसकी स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा उदयन ने इसकी स्थापना किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। और उसे अपनी राजधानी भी बना लेता है। और याद रखिएगा कि उदयन भी क्या था, जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। चूँकि उसका बाप जो है जैन धर्म मान रहा था अजातशत्रु, इसलिए उसका बेटा भी जैन धर्म को ही मानता है। और उन्होंने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र। याद रखिएगा हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र जिसका नाम रहता नागदशक हुआ था। याद रखिएगा पहला संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार, अंतिम शासक कौन हो गया, नागदशक। एक बार एक सीक्वेंस में याद रखते हैं, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन के बाद कौन हो गया, उसका बेटा नागदशक, ठीक है। अब नागदशक को कौन हरा देता है, तो नागदशक को हरा देता है शिशुनाग ने, ठीक है। शिशुनाग ने क्या करता है, उसको पद से मुक्त कर देता है और गद्दी पर अधिकार कर लेता है। और उन्होंने अपने ही नाम पर एक नया वंश की स्थापना करता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश, ठीक है। तो नागदशक को कौन मारता है, शिशुनाग ने मारता है, शिशुनाग ने पराजित करता है। और फिर क्या करता है, अपने नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। हर्यक वंश यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलेंगे हम लोग क्या, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश कब से कब तक चलता है, 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके संस्थापक का नाम रहता है शिशुनाग। चूँकि ये नाम से ही अपने नाम पर रखा था, इसलिए इसका संस्थापक कौन हो गया, शिशुनाग हो गया। और इसी के नाम पर वंश का शिशुनाग वंश पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, प्रमुख शासक। इसका प्रमुख शासक कौन था, शिशुनाग था, ठीक है। इसने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। देखिए इन्होंने क्या किया, अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार करके उसको मगध में मिला लेता है, अवंती और वत्स राज्य को। और इसने वैशाली की राजधानी बनाया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अभी पूछेगा कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, पाटलिपुत्र को उदयन ने बनाया था। लेकिन शिशुनाग जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है तो उन्होंने राजधानी अपना चेंज कर लेता है और कहाँ बना लेता है, वैशाली,
यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, वैशाली, या फिर पूछेगा वैशाली अपना राजधानी किसने बनाया था, शिशुनाग ने, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र किसने बनाया था, उदयन ने। देखिए इसके शासन के समय मगध के अंतर्गत बंगाल से लेकर के मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। ठीक है, मगध के अंतर्गत क्या आता था, मालवा से लेकर के बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग भी सम्मिलित था मगध के अंतर्गत। ठीक है, सोच लीजिए। ठीक है, महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। अब क्या होता है, शिशुनाग जब मर जाता है तो उसका बेटा फिर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कालाशोक, याद रखिएगा, कालाशोक। कालाशोक को पुराण या फिर है ना दिव्यवदन में उसको जो है काकवर्ण कहा गया। उसका नाम के किस नाम से मिलता है, काकवर्ण के नाम से उल्लेख किया गया पुराण में और दिव्यवदन में, यह कीजिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए इसने वैशाली के स्थान को, देखिए अब इन्होंने, देखिए अभी इसका बाप ने कहाँ बनाया था, यानी कि शिशुनाग ने राजधानी बनाया था वैशाली, लेकिन इसका बेटा जैसे कालाशोक आता है तो इन्होंने अपने राजधानी कहाँ बना देता है, फिर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। देखिए सीक्वेंस में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। पहले अभी देख रहे थे पाटलिपुत्र कहाँ बनाया था, कौन, उदयन ने। वैशाली किसने बनाया था, वैशाली बनाया था शिशुनाग ने। उसका बेटा आ जाता है, शिशुनाग का जो बेटवा रहता है इसका नाम था कालाशोक। उन्होंने फिर अपना राजधानी परिवर्तन करके कहाँ बना लेता है, पाटलिपुत्र बना लेता है। और उन्होंने 28 साल तक वहाँ पर शासन करता है। और उसी के समय पर यानी कि कालाशोक के समय पर, अभी शासन किसका है, कालाशोक किसका बेटा का नाम है, तो शिशुनाग का। तो इसको जो है पुराण में काकवर्ण भी कहा गया है। ठीक है, तो दूसरा जो बौद्ध संगति का आयोजन होता है इसी के समय पर होता है, कालाशोक के समय पर। पहला बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय पर हुआ था। ठीक है, हम लोग देखे थे अजातशत्रु के समय पर हुआ था। दूसरा जो हुआ था बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय पर किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, वैशाली में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, वैशाली में, यही क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के समय पर, कहाँ पर, वैशाली में। पहला कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में, अजातशत्रु के समय पर। नेक्स्ट हम लोग चलते देखिए कि देखिए एक था हर्षचरित्र। हर्षचरित्र क्या है, एक बुक का नाम है। तो उसको कौन लिखा है, वानभट्ट ने लिखा है, वानभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित्र को कौन लिखा है, वानभट्ट ने लिखा है। तो उसके अनुसार से काकवर्ण को राजधानी यानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था, याद रखिएगा। देखिए शिशुनाग वंश में भी कौन हो गया, शिशुनाग हो गया, और उसका बेटा का नाम क्या हो गया, कालाशोक हो गया। तो कालाशोक के बारे में बताया गया, यानी काकवर्ण का मतलब क्या हो गया, कालाशोक। तो कालाशोक को महापद्मनंद ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था। कब, जब वो पाटलिपुत्र में घूम रहा था, तो उस समय जो है महापद्मनंद आता है और उसको क्या करता है, चाकू से मार करके उसका हत्या कर देता है। ऐसा लिखा हुआ है कहाँ पर, हर्षचरित्र में। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, वानभट्ट। सब इंपॉर्टेंट है इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए महाबोधित वंश के अनुसार कालाशोक की 10 गो बेटा था, और जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद में मगध पर 22 साल तक फिर इस प्रकार से क्या करता है, उन्होंने शासन करता है। ठीक है, यानी कालाशोक जब मर जाता है तो उसका 10 गो बेटा जो था 22 साल तक शासन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग अभी देख लिए शिशुनाग वंश में 2 गो इंपॉर्टेंट देखे, शिशुनाग और एक कालाशोक। ठीक है, शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग ने राजधानी कहाँ बनाया था, वैशाली। कालाशोक ने फिर पाटलिपुत्र अपना राजधानी बना लेता है, वहाँ घूमने लगता है, महापद्मनंद आता है, चाकू मार के उसको मरा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ, नंदवंश। अब तीसरा जो वंश है मगध पर, नंदवंश। नंदवंश का कब से कब तक, 344 से लेकर के 324, ठीक है, ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक कौन था, महापद्मनंद, जिसने चाकू मारा था किसको, कालाशोक को। वही बन जाता है कौन, नंदवंश का। नंदवंश की स्थापना करता है वहाँ पर अपने नाम से, अपना नाम उसका लास्ट में क्या है, नंद है, इसलिए इसी से नंदवंश की स्थापना करता है और महापद्मनंद इसके संस्थापक बन जाते हैं। इसके प्रमुख शासक का नाम रहता है महापद्मनंद। देखिए पुराणों के अनुसार से इन्होंने क्या किया था, क्षत्रियों को बहुत ज़्यादा नाश करता था, इसीलिए इसको सर्व छत्रांतक बोला गया है। देखिए पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। ठीक है, इसमें महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। ठीक है, किसको, महापद्मनंद को कहा गया है, किसमें, पुराणों में कहा गया है। ठीक है, इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तथा एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। महापद्मनंद के 8 गो बेटा था। घनानंद भी इसका पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक रहता है, इसको आप याद रखिएगा। महापद्मनंद नंद वंश का
संस्थापक माना जाता है, जबकि नंद वंश का सबसे अंतिम शासक यदि पूछ लेगा तो याद रखिएगा घनानंद। घनानंद कौन रहता है? नंद वंश का अंतिम शासक रहता है, जो महापद्म नंद का ही बेटा था। 8 गो बेटा में से वही एगो बेटा था, ठीक है, घनानंद। देखिए घनानंद के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखिए जैसे कि जिस समय घनानंद का शासनकाल था मगध पर, तो उस समय सिकंदर जो था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर क्या था? आक्रमण किया था सिकंदर ने। अब कब क्या था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और ग्रीक यानी यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा गया है। अग्रमीज किसे कहा गया है? तो घनानंद को, ठीक है। एक सेकंड, सिकंदर को जो है अग्रमीज कहा गया है, ठीक है। अग्रमीज किसे कहा गया है? तो सिकंदर को कहा गया है। तो जिस समय मगध पर घनानंद का शासनकाल चल रहा था, उसी समय सिकंदर भी जो था वह भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। घनानंद ने जनता को बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता क्या थी? असंतुष्ट थे। याद रखिएगा, घनानंद जो था एक दुष्ट शासक के रूप में जनता के सामने पेश आते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था, इसलिए जनता जो था काफ़ी उससे नाराज़ थे, यानी संतुष्ट नहीं थे। घनानंद ने क्या किया था कि आचार्य जिसका नाम था तक्षशिला का आचार्य जिसका नाम था चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य एक दिन क्या होते हैं, घनानंद के दरबार में आते हैं, तो घनानंद ने उसको काफ़ी अपमानित करता है। इसी अपमानित का बदला लेने के लिए क्या करते हैं कि घनानंद चाणक्य जो थे, चाणक्य क्या थे? तक्षशिला के आचार्य थे, यानी गुरु थे। तो एक दिन वो कहाँ आते हैं, चाणक्य कहाँ आते हैं? घनानंद के दरबार में आते हैं। घनानंद ने उसको काफ़ी अपमानित करता है। इसी अपमानित का बदला लेने के लिए चाणक्य कहाँ चले जाते हैं? अपना एक शिष्य के पास चले जाते हैं, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चला जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के पास जा कर के बोलता है कि आप जो है इससे युद्ध कीजिए, यानी युद्ध के लिए उसको उकसाता है, ठीक है। तब 322 ईसा पूर्व में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हत्या कर देता है, और उसी मगध पर कौन सा वंश की स्थापना हो जाता है? मौर्य वंश की स्थापना हो जाता है, ठीक है। तो मगध पर अब कौन सा वंश आ गया है? मौर्य वंश, ठीक है। कब? 322 ईसा पूर्व में। कौन जाता है? चाणक्य किसके पास जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाता है, ठीक है। और उससे सहायता मांगता है, और सहायता लेकर के यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर देता है, और वहीं पर मौर्य वंश की स्थापना करता है 322 ईसा पूर्व में। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया था, यानी कि मौर्य का जब शासनकाल चला तो मगध जो था सबसे टॉप पर था, ठीक है, सबसे ज़्यादा विकसित था, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हो गया है, देखिए जितना भी महाजनपद था, सब महाजनपद अब मिल करके अब क्या हो गया है, जितना भी महाजनपद था देखिए यहाँ पर सब महाजनपद देखिए मिल करके, और इस जगह पर अब क्या कौन सा वंश की स्थापना हो गया है? मौर्य वंश की स्थापना हो गया है, ठीक है। 16 महाजनपदों की जगह पर अब कौन सा वंश? एक वंश आ गया, मौर्य वंश, और जिसके संस्थापक कौन बनेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका अब शासन चलेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, फिर उसके बाद उसका शासक आएगा बिंदुसार आएगा, फिर अगर अशोक महान आएगा, तो ठीक है, इस प्रकार से ये शासन चलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से।